डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन पेपर हम इस वीडियो लेक्चर में करवाने वाले हैं वो यूपी पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथ्स सेकंड का क्वेश्चन पेपर है और ये 6 महीने पहले अप्लाइड मैथ्स सेकंड यूपी पॉलिटेक्निक में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन पेपर आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अगर इस क्वेश्चन पेपर को आपने अच्छे से समझ लिया तो जो आपका आने वाला क्वेश्चन पेपर है उसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर कई तो रिपीट होते हैं और कई मिलते जुलते आते हैं। तो मैथ्स गुरुजी एंड नोट हेल्थ चैनल पे आपका स्वागत है। मैं पिछले 10-11 सालों से एज ए मैथ्स लेक्चर विभिन्न संस्थानों में पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ाते आ रहा हूं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन पेपर का स्टूडेंट पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। आपको 12 क्वेश्चन जैसे ए बी सी डी करके एल तक 12 पार्ट आपको दे रखे होंगे, मतलब 12 क्वेश्चन दे रखे होंगे। उसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के हो गए। तो ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हम इस वीडियो लेक्चर में करवाएंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए से शुरू करते हैं। पार्ट ए में क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफाइन इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट को परिभाषित कीजिए, मींस हिंदी में खंडशः समाकलन को परिभाषित कीजिए। तो क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, क्या होता है, या खंडशः समाकलन क्या होता है? स्टूडेंट, इसका तो डिटेल में तो हमने बता रखा है। इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहां पे आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट का लेक्चर मिल जाएगा डिटेल में। ओके, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन अगर बतानी है तो ये है स्टूडेंट कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट इज यूज्ड व्हेन टू फंक्शन आर इन मल्टीपल एंड इंटीग्रेशन इज टू बी डन। मीन्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट तब यूज होता है जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो और उनका इंटीग्रेशन करना हो। हिंदी में आप ऐसा लिख सकते हैं जैसे दैट इज, मान लीजिए दो फंक्शन है f1 इंटू f2। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है और उनका इंटीग्रेशन करना हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx लग जाएगा। अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है और उनका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना है। ये डेफिनेशन लिखनी है और ये फॉर्मूला लिखना है, तो आपका 1 मार्क्स कंफर्म हो जाता है। ठीक, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन। तो इसका जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है, बस उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, याद रखना है। इसमें कैसे याद रखना है कि फर्स्ट फंक्शन लिखिए f1 इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, मतलब f2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है dx, फिर माइनस का चिन्ह, फिर बड़ा इंटीग्रेशन और बड़ा ब्रैकेट के अंदर बड़ा ब्रैकेट शुरू। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन d अपॉन dx और किसका? f1 का फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, f2 का इंटीग्रेशन। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ही होता है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। फर्स्ट फंक्शन का यहाँ एज इट इज रखा जाता है और यहाँ डिफरेंशिएशन किया जाता है, और फिर इस बड़े ब्रैकेट को बंद करके dx लगा दीजिए, मतलब बड़े ब्रैकेट लगाने के बाद पूरे का इंटीग्रेशन होता है। इसको याद रखना आप, ठीक है? क्या करेंगे? याद रखना, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, अगर मल्टीप्लाई में है तो इंटीग्रेशन करना, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। ऐसे इसको याद रखना होता है। अब एग्जाम्पल भी मैं एक बता देता हूं, हो सकता है आपके पास सीधे एग्जाम्पल आ जाए, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स, ठीक है जी, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स, और ये dx लग गया जी पीछे से। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन ये है और सेकंड फंक्शन ये है
x इंटू साइन एक्स। इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा मानना चाहिए, सेकंड फंक्शन कौन सा मानना चाहिए, आइलेट के अकॉर्डिंग इसको मानना होता है। आइलेट क्या होता है और कैसे मानेंगे, अगर ये बिल्कुल भी आपको नहीं आता है तो डिटेल लेक्चर डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में जाके आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट का डिटेल लेक्चर देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। अब देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा जाता है तो रख दिया हमने, इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जाता है तो साइन एक्स का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन एक्स लिखेंगे और इंटीग्रेशन लगा देंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बड़ा ब्रैकेट शुरू। देखिए यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब x का डिफरेंशिएशन तो d अपॉन dx और x लिख दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन होना है, इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन मतलब sin x का इंटीग्रेशन होना है और बड़ा ब्रैकेट बंद और dx लगा दीजिए, जैसे ऊपर है ऐसे f1 की जगह x आएगा और f2 की जगह sin x आएगा और एज इट इज रहेगा। ठीक है, अच्छा अब आगे सॉल्व करो इसको, इज इक्वल टू x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो cos x होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। ये ऐसे याद रखना होता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़े हैं थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़े हैं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको, इसलिए आपको डिटेल लेक्चर देखना पड़ेगा। तो डिटेल लेक्चर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। डिफरेंशिएशन के भी हमने बना रखे हैं बहुत अच्छे लेक्चर और इंटीग्रेशन के भी बना रखे हैं। एक्स इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया जी आपका माइनस कॉस एक्स। ठीक है जी, माइनस, हाँ इंटीग्रेशन लिखने के बाद इंटीग्रेशन हट जाता है ना, बस इंटीग्रेशन आ गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बड़ा ब्रैकेट शुरू फर्स्ट फंक्शन सॉरी हाँ फर्स्ट फंक्शन का एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है भैया, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, एक्स की पावर 3 का क्या होता है 3x स्क्वायर होता है। एक पावर जो पावर में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। अगर आपको पता है तो, बिल्कुल भी नहीं पता, इतना पता होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन पेपर देने जा रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि पिछले 6 महीने आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कुछ तो पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर दिक्कत है आपको, फिर दिक्कत है। हाँ? तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है जी, तो 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात होता है, इनटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन देखो अभी बताया ना माइनस कॉस एक्स और फिर बड़ा ब्रैकेट और dx। ठीक है जी, इज इक्वल टू x इंटू माइनस कॉस एक्स, तो आप लिख सकते हैं माइनस एक्स कॉस एक्स। ओके, x माइनस कॉस एक्स है ना, तो x माइनस कॉस एक्स मत लिख देना, ये ब्रैकेट में है मल्टीप्लाई तो माइनस आगे आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स। ओके, फिर ये माइनस भी कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और अंदर बचेगा 1 इंटू कॉस एक्स, माइनस आ गया इधर आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 1 इंटू कॉस एक्स मतलब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x होता है। cos x का डिफरेंशिएशन अगर पूछे तो माइनस sin x होता है, लेकिन cos x का इंटीग्रेशन अगर होता है तो वो sin x होता है, ये ऐसे याद रखना पड़ेगा। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है जी sin x होता है, और प्लस c इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में लगता ही लगता है, प्लस c हर जगह लगेगा, इंडेफिनिट में डेफिनिट में नहीं लगता है। और क्यों लगता है क्यों नहीं लगता है ये डिटेल लेक्चर आप हमारे देख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, डेफिनेशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट की, फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट का और एग्जांपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। अब इसमें से कोई एक भी आपके एग्जाम में टपक सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको समझेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, पार्ट बी, डिफाइन सर्किल एंड गिव इट्स स्टैंडर्ड इक्वेशन। सर्किल को परिभाषित, वृत्त को परिभाषित कीजिए और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, एक समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए। ये दो काम करने, एक सर्किल की डेफिनेशन बतानी है आपको और एक स्टैंडर्ड फॉर्म समीकरण की लिखनी है, इक्वेशन। ओके, तो डेफिनेशन तो ये है स्टूडेंट कि द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्किल इफ द पॉइंट इज एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। मीन्स हिंदी में आपको कैसा लिखना है कि एक मूविंग पॉइंट, गतिमान बिंदु के बिंदु पथ, एक गतिमान बिंदु का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है यदि वह बिंदु एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे मूव कर रहा हो। ठीक है, मतलब अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए एक पॉइंट फिक्स ये है, ये फिक्स पॉइंट है, क्या है ये फिक्स पॉइंट।
ये फिक्स पॉइंट है, इसको हम C मान लेते हैं, ठीक है जी। और इस फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस है C से लेकर P तक, इसको ये फिक्स डिस्टेंस है, ये इतनी रहेगी जितनी भी है r, मान लीजिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस r सेंटीमीटर या r मीटर जो भी है, हाँ ये फिक्स पॉइंट है और ये फिक्स डिस्टेंस है। तो ये फिक्स पॉइंट फिक्स रहेगा और डिस्टेंस भी सेम इतनी ही रहेगी, कम ज्यादा नहीं होगी। तो अगर इसको मूव करवाया जाए इस पॉइंट को, P पॉइंट को, तो ये इसके बाहर ऐसे ऐसे घूमेगा ना, जैसे जैसे एक खूंटे पे घोड़े को बांध देते हैं तो फिर वो खेत में घास चरता 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 कितना जाएगा ऊपर, आगे तक वो मान लीजिए 10 मीटर लंबा रस्सा है, 10 मीटर तक जाएगा, इधर भी 10 मीटर तक जाएगा, इधर भी। तो 10 मीटर के एरिया में चारों तरफ वो पूरी घास चर लेगा और आपको एक सर्किल जैसा दिखाई देगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते। तो ये इस प्रकार से एक सर्किल बना लेता है, क्या बन जाता है, एक सर्किल बन जाता है। और इस फिक्स पॉइंट को सेंटर कहते हैं या केंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं, सेंटर या केंद्र, सर्किल का सेंटर कहते हैं। और जो फिक्स लाइन होती है इसको रेडियस कहा जाता है या त्रिज्या कहा जाता है, ठीक है। फिक्स पॉइंट को सेंटर और फिक्स लाइन को रेडियस कहा जाता है। अब अगर सेंटर आपके h, k है, सेंटर के कोई पॉइंट होगी कोऑर्डिनेट जैसे x, y 1, 2, ऐसे ही सेंटर के कोऑर्डिनेट h, k है और रेडियस अगर r है, तब हम इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है वो होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल है, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल भी आ गए और डेफिनेशन भी आ गई, ठीक है। अब ये कैसे आया, ये देखिए ऐसा है कि इस पॉइंट पर अगर हम x को, वैसे तो आपको याद रखना चाहिए x, y फिक्स रहते हैं, h और k सेंटर है और r आपका रेडियस है, ठीक है, और सब बिल्कुल एज इट इज रहेगा। ये निकलता प्रूफ भी किया जा सकता है इसको कि फिक्स जो मूविंग पॉइंट है उसको कोऑर्डिनेट x, y मान लो और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, x दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर अंडर इक्वल टू r के हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूले से ये प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है जी। और ऐसे ही आप एज इट इज इसको याद रख लीजिए। अब इसका डिटेल में अगर जानना है कि सर्किल के मेन क्वेश्चन कौन कौन से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और भी डिटेल जानकारी सर्किल के बारे में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप 2 लेक्चर है मात्र सर्किल के, जो दोनों लेक्चर में हमने पूरे सर्किल को बहुत अच्छे से कवर कर रखा है सॉरी, उन 2 लेक्चर को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, देख लेंगे तो सर्किल के 10 मार्क्स के, 6 मार्क्स के, 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाएंगे साथ साथ इसके, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटीग्रेशन का ही पूछा गया है, वो है इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन 2x dx। मतलब अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन 2x है, ये आपका एक फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन करना है। अभी तक पिछले 2 क्वेश्चन भी इंटीग्रेशन के, तीसरा भी इंटीग्रेशन का है और चौथा क्वेश्चन भी इंटीग्रेशन का है। इंटीग्रेशन के स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके इस पेपर में, तो इससे ये पता चलता है कि इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपने इंटीग्रेशन पे अच्छे से फोकस कर लिया तो आपके पासिंग मार्क्स आपके लगभग आ जाएंगे। तो इसलिए आप इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से कर लो, और बहुत अच्छे से करने के लिए आपको हमारे डिटेल लेक्चर 2 प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन की और एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की। दोनों प्लेलिस्ट के लेक्चर को अगर आप क्रम से देखेंगे तो इंटीग्रेशन आपका बिल्कुल क्लियर और बहुत अच्छा हो जाएगा। इसको कैसे करना है, देखिए स्टूडेंट, इंटीग्रेशन के अंदर रूट के अंदर 1 माइनस, देखो जब रूट होता है ना, तो रूट जब होता है तो इंटीग्रेशन निकालना संभव नहीं होता है। तो पहले हमारा ध्यान जाना चाहिए कि इस रूट को कैसे हटाएं, और इस रूट को कैसे हटाएं। देखो ऐसा है, मान लीजिए x का स्क्वायर है और ऊपर से रूट गए, तो स्क्वायर से रूट हट जाता है तो x बचता है। तो कहने का मतलब ये है कि रूट हटाने के लिए हमें अंदर वाले का होल स्क्वायर पैदा करना पड़ेगा, अंदर वाले का होल स्क्वायर कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर से फिर रूट हट जाता है, ठीक है जी।
ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा उसका स्क्वायर बन जाएगा, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो हमें रूट हटाना है, कैसे हटाएं इसको? देखो जरा ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन रूट के अंदर, अब इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा, और वो आपको ये समझ लो कि मेरे दिमाग में ट्रिक इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर रखी है। आपके दिमाग, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आपके दिमाग में भी आ सकता है, तो नहीं आ रहा है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। या फिर याद रखना पड़ेगा कि अच्छा 1 की जगह साइन, टिग्नोमेट्री का नॉलेज भी होना चाहिए। 1 की जगह आपको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रख सकते हैं। 1 की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस, क्योंकि टिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो 1 की जगह रख दिए। नहीं पढ़ा है टिग्नोमेट्री में तो टिग्नोमेट्री के भी डिटेल लेक्चर हमने बहुत अच्छे से बना रखे, प्लेलिस्ट में जाके टिग्नोमेट्री डिटेल लेक्चर देख सकते हैं। फिर माइनस का चिन्ह बीच में, 1 की जगह तो ये आ गया क्योंकि = 1 होता है। माइनस साइन 2x, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, ये आपको पता होना चाहिए भी कि साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x, ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा अब ये dx पीछे से ये लग गया। अब देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्टूडेंट, अंडरवुड के अंदर ये जो पूरा है वो ये बन गया है आपका sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो रहा है कि नहीं हो रहा है? sin x की जगह a रख के देखो, cos x की जगह b, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो उसको आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया। तो कहने का मतलब यह है कि मैंने मुझे यहाँ पे रूट हटाना था, तो रूट हटाने के लिए अंदर होल स्क्वायर लाना था, तो होल स्क्वायर आ गया। अब इस होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यहाँ dx लगाओ, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या? अंदर बचेगा आपका sin x माइनस cos x बचेगा केवल, है ना जी? ठीक है जी, है ना, ये बचेगा। तो अब रूट हट गया। अब आप sin x का इंटीग्रेशन अलग से कर लो और cos x का अलग से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब अलग अलग लगा दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx लगा दो, फिर माइनस चिन्ह बाहर रहेगा, फिर इंटीग्रेशन cos x dx, ठीक है जी। अब sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x का डिफरेंशियल cos x होता है, तो इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x होता है। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो गया जी, ठीक है जी। फिर माइनस का चिन्ह बीच में है। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, याद रखना पड़ेगा। देखो प्लस माइनस में गलती कर देते, कभी कभी आप क्या करेंगे, cos x का इंटीग्रेशन माइनस sin x, तो गड़बड़ हो जाएगी। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो cos, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके होगा, है ना। cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा जी, ठीक है जी। और प्लस c इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हर जगह लगता ही लगता है, ठीक है जी। ये तो ये आपका आंसर हो गया, बस खत्म कहानी, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, गिव एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन निश्चित समाकलन की दो प्रॉपर्टीज लिखिए, दो प्रॉपर्टीज लिखिए। देखिए डेफिनिट इंटीग्रेशन की 7 प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर वो प्रॉपर्टीज आपको याद नहीं है तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन जब आते हैं तो उनको आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो बिना प्रॉपर्टी के सॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है जी। तो दो प्रॉपर्टी आपको बतानी है कि कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी। तो दो प्रॉपर्टी का मतलब आपको साथ के साथ प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। दो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ उससे, और उसके अलावा और पूरा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन का एक पूरा लेक्चर बना रखा है मैंने 30-40 मिनट का, उसको डिटेल लेक्चर देख लीजिए। लेकिन मैं बार बार ये बीच बीच में इसलिए कहता हूं कि डिटेल लेक्चर डिटेल लेक्चर डिटेल लेक्चर, जिससे इसलिए कि आप बहुत अच्छे से समझे कोई चीज। केवल जैसे बोलते ना, अध जल गगरी छलकत जाए, आधा भरा हुआ है घड़ा तो छलक जाता है गागर, और अगर फुल भरा हो तो नहीं छलकता है। तो फुल तभी भर सकते जब आपको डिटेल नॉलेज है, गहरी नॉलेज है ना। तो इसीलिए डिटेल लेक्चर। लेकिन आप करेंगे क्या, जब मैं बता रहा होता हूं ये डिटेल, ये लेक्चर अभी चल रहा है तो अभी केवल इसी पे फोकस करिए
केवल इतना आप करिए कि जब मैं बताता हूं कि इसका इंटीग्रेशन का डिटेल लेक्चर बाय पार्ट का अभी देख लीजिएगा, तो आप एक कॉपी पेन साथ में रखिए, उस पर नोट कर लीजिए कि इस लेक्चर के बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट का डिटेल लेक्चर देखना है। फिर सेकंड, अच्छा इस लेक्चर के बाद ट्रिग्नोमेट्री का एक डिटेल लेक्चर देखना है। इस टाइप से आप नोट करके रखिए, जब ये लेक्चर खत्म हो जाता है तब उन डिटेल लेक्चर को भी एक एक करके देखिए। इस प्रकार से चलना चाहिए, प्रैक्टिस अच्छे से करनी चाहिए। तो दो प्रॉपर्टीज में हम दो प्रॉपर्टीज लिख देते हैं स्टूडेंट। एक प्रॉपर्टी तो सामान्य जैसे है कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है जी, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को अगर हम ये लोअर लिमिट बोलते हैं, अपर लिमिट ए और बी, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आपस में बदल देते हैं, लोअर लिमिट को अपर बना देते हैं और अपर को लोअर बना देते हैं। यहाँ बी लिख देते हैं, यहाँ पे ए लिख देते हैं और अंदर तो सेम रहता है। तो जब ये आपस में बदल देते हैं तो बराबर तभी होगा जब यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक है जी। बस इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए। अगर इस लिमिट को बदल देंगे तो माइनस का चिन्ह आगे आ जाता है, तब इसके बराबर होता है, ठीक है जी। ये आपकी प्रॉपर्टी एक है। नंबर दो प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, अगर यहाँ पे 0 है और ऊपर a b c 2 3 4 पाई बटे 2 पाई बटे 4 कुछ भी है, यहाँ 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, मतलब नीचे 0 है और ऊपर a कुछ भी नंबर है, a की जगह कुछ भी हो सकता है, नीचे 0 ही रहेगा, ठीक है। तो x की जगह पे अपर लिमिट माइनस एक्स कर सकते हैं। जहां पे भी फंक्शन में जो भी फंक्शन होगा आपका, जो भी फंक्शन होगा उसमें x जितनी जगह भी होगा उसमें x की जगह पे a माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स, a माइनस एक्स कर देंगे तो उसी के बराबर ही होता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आप थोड़ा सा बता देता हूं कि यहाँ बताता हूँ एग्जाम्पल कि इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स और लिमिट है 0 टू 2, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी यूज करनी है, जहां पे जरूरत पड़ती है वहां पे यूज होता है, ये मैं केवल एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है। तो 0 टू 2 x की जगह पे 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह पे 2 माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स, बस ऐसा कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। हाँ, तो इस प्रकार से चलो एक और भी बता देता हूँ, उसके अलावा और जो भी आपको देखनी होगी डिटेल लेक्चर में जाके देख लीजिएगा। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्योंकि सामान्य प्रॉपर्टी है, वो आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये तीसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये क्या है कि ये a है और ये b है, तो c जो होता है वो बीच में होता है, मतलब a इज लेस देन c इज लेस देन b। c जो होता है a से बड़ा होता है, b से छोटा होता है, c a और b के बीच होता है। तो अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन a से b तक है तो उसको हम दो पार्ट में अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। पहले a से c तक करो और फिर c से b तक करो इंटीग्रेशन, है ना। a से b तक है ना, तो पहले a से c तक किया हमने, पहले यहाँ से यहाँ तक किया इंटीग्रेशन, फिर प्लस फिर यहाँ c से लेकर c से b तक किया, तो दोनों को जोड़ करके इसके बराबर होता है। ये भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए या याद रख लीजिए। तो स्टूडेंट इस प्रकार से इंटीग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि समय हो चुका है स्टूडेंट हमें कॉलेज जाने का, तो सॉरी फॉर दैट। वीडियो लेक्चर अभी 30 मिनट का पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि मैं मिनिमम 30 मिनट का लेक्चर बनाना पसंद करता हूं, क्योंकि कम में 10-15 मिनट में कुछ नहीं होता मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। फिर भी चलो 24-25 मिनट का बन गया है, तो 4 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। तो इन 4 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लीजिए, और अगर आपको आगे और क्वेश्चन चाहिए और वीडियो लेक्चर चाहिए तो इससे आगे भी हम आपको बताएंगे। कमेंट में हमें बताइए कि आपको कैसे समझ में आ रहा है और आगे हमें और क्वेश्चन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए और कौन कौन से बताने चाहिए। तो सारे के सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे से तैयारी करिए, आपका एग्जाम आने वाला है।
जितने भी और अपने नियर एंड डियर जितने भी यूपी के एरिया में जितने भी आपके आसपास के लोग हैं, पूरे यूपी में इस वीडियो लेक्चर को फैला दो, जिससे कि आपके साथ साथ औरों का भी भला हो। क्योंकि यूनिवर्स का ब्रह्मांड का नियम है स्टूडेंट कि जितना आप बांटते हैं ना उतना आपके पास आता है, उसका 1000 गुना वापस आता है आपके पास। तो जितना जो चीज़ आपको चाहिए ना, जो चीज़ मान लीजिए आपको ज्ञान चाहिए अभी, तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बांटेंगे तो आपको ऑटोमेटिक वो ज्ञान आने लग जाएगा, आपको ये चीज़ें आप ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाएगी। पहले आप सोचेंगे अरे मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था, अब कैसे आने लग गया। ये नियम है स्टूडेंट, आपने इस ज्ञान को लोगों तक बांटा, बहुत लोगों तक बांटा, तो ऑटोमेटिक ऊपर वाले ने आपको वो मल्टीप्लाई करके दे दिया, मतलब इजीली आपको समझ में आने लग जाता है और आप तेज़ी से आगे बढ़ने लग जाते हैं। ये रूल है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।